जो भी मेरा दोस्त 6 से लेकर के 8 तक यानी कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षक बनना चाहता है वो ये वाला पेपर ज़रूर करें। इस पेपर में आपको हर यूनिट से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे और वो भी ऐसे प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए आपके 12 यूनिट हैं, हर यूनिट से 5 प्रश्न आने हैं, तो आपके सब्जेक्ट के अंदर 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के एग्जाम के अंदर। उसी पैटर्न पर RBSE पैटर्न पर पूरा कोर्स और ये पूरा का पूरा पेपर आपको करवाया जा रहा है। तो इस बात पे लाइक का बटन दबाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ से सिंधु सभ्यता व पूर्व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, क्या नाम है उस स्थल का? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनावली या तो फिर लोथल। देखिए कालीबंगा की जो ऊपरी सतह थी उस ऊपरी सतह से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जबकि निचले वाली जो सतह थी यहाँ से पूर्व सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन होगा कालीबंगा। कालीबंगा है ये। चलिए पहला क्वेश्चन सभी का क्लियर है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। बताइए वैदिक काल में निम्न में से किस देवी देवता की पूजा की जाती थी? Which deity was worshipped in which वैदिक पीरियड? तो उपा, वरुण, सूर्य या तो फिर उपरोक्त सभी। तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद के अंदर 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। किनका मिलता है भाई? कितने? याद रखना 33, जिनके अंदर कुछ प्रमुख देवता थे, कुछ सामान्य देवता थे और इन देवताओं को ना 3 श्रेणियों के अंदर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था, जिसके अंदर एक देवता तो थे आकाशीय देवता। आकाशीय देवता जैसे वरुण, पुष्ण, उषा, विष्णु, अश्विन, ये सब। दूसरे नंबर पे जो कैटेगरी थी वो थे अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता, और अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, वायु, है ना, ये सब थे। 3 नंबर की जो कैटेगरी थी वो थे पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, सरस्वती, पृथ्वी, बृहस्पति, ये सब। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र पर ही मिलते हैं और इंद्र के अलावा ऋग्वेदिक काल के अंदर अग्नि और वरुण को भी महत्व दिया जाता था। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आचार्य, अध्वर्यु, उपाध्याय या पुरोहित? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर आएगा पुरोहित, डी ऑप्शन। देखो जीविकोपार्जन के लिए वेद और वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक था ये पुरोहित, या फिर इसको एक और नाम दिया गया था अध्येता। इसको पुरोहित या अध्येता दोनों नामों से जाना जाता था। कई जगह पुरोहित कहते थे, कई जगह अध्येता कहा जाता था। 4 नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम जैन संगीति हुई थी राजगृह के अंदर, वल्लभी, वैशाली या तो फिर पाटलिपुत्र? तो क्या आंसर होगा? प्रथम जैन संगीति दोस्तों 4th सदी के अंदर हुई थी। 4th सदी ईसा पूर्व के अंदर स्थूलभद्र के नेतृत्व के अंदर। मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस टाइम में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था और इसी संगीति के अंदर जैन धर्म के ग्रंथ 12 अंगों का संकलन भी किया गया था। लेकिन भद्रबाहु ने और उसके जो शिष्य थे उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों के अंदर बट गया था। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम चलें तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुम्मीनदेही, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या तो फिर मास्की? क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वो होगा मास्की। क्या हो जाएगा? मास्की हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक सबसे पहले मास के अभिलेख में पढ़ा गया। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र हुआ करता था। मथुरा, कौशाम्बी, त्रिपुरी या उदयगिरी, कहाँ हुआ करता था ये बताइए। सो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर होगा मथुरा, नंबर 1 ऑप्शन। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मथुरा स्तंभ लेख से ये पता चलता है कि उदिताचार्य नाम का एक पाशुपत अनुयायी था। उसने मथुरा के अंदर 2 लिंगों की स्थापना करी थी और वो जाने जाते थे उपमितेश्वर और कपिलेश्वर, ठीक है ना। ऐसे करके 2 लिंग थे। इन 2 की स्थापना करी थी किसने? उदिताचार्य ने। पाशुपत का अनुयायी था ये। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र मथुरा हुआ करता था। 7 नंबर का प्रश्न है आपका, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी क्या कहलाती थी? महासभा, पेरुनगिरी, कुर्रम या नगरम। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा नगरम, डी ऑप्शन। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई नगरम व्यापारियों के कल्याण की देखरेख किया करती थी ये, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, लॉक करेंगे। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय गुजरात का शासक कौन था? बताइए। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उस समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय था, भीम प्रथम था, मूलराज प्रथम था या मूलराज द्वितीय था? क्या होगा इसमें सही उत्तर? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने जब भारत में सबसे पहले महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी के अंदर, यानी कि वो 16वां आक्रमण था उसका, जो कि महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है इसका, गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ऊपर किया था। और इस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। क्लियर। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछ रहा है, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसे कहा है? बताइए। हल्दी घाटी, खानवा, दिवेर या तो फिर इनमें से कोई भी नहीं। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा, है ना, घोड़े वाले बाबा। इसके अलावा इनको राजस्थान के इतिहास के जनक के नाम से भी जाना जाता है ना भाई। चलो तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? हल्दी घाटी को, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। हल्दी घाटी को कहा, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे क्या पूछ ले कि अबुल फजल ने इस युद्ध को क्या कहा था, तो गाइज अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध कहा था, ठीक है। इस युद्ध के अंदर जो शाही सेना थी ना, उसके साथ में एक प्रमुख इतिहासकार थे जिनका नाम था बदायूनी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, बदायूनी भी, जिसने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा था। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा ने इसको अनिर्णायक युद्ध कहा था। तो गोपीनाथ शर्मा का स्टेटमेंट भी ध्यान रखना आप लोग। गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने क्या कहा था? निर्णायक युद्ध। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अल्तमगा जागीर व्यवस्था किसने आरंभ करी थी? बताइए। अल्तमगा जागीर व्यवस्था औरंगजेब ने करी थी, शाहजहां ने करी थी, अकबर ने करी थी या फिर जहांगीर ने करी थी? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा ना, वो आएगा डी ऑप्शन, जहांगीर। अल्तमगा जागीर, इस जागीर की शुरुआत जहांगीर ने करी थी। ये जागीर है ना, केवल सम्राट के जो कृपा पात्र हुआ करते थे ना, उनको ही दी जाती थी, जो आनुवंशिक जागीर होती थी। आगे चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे मुझे आप बता दीजिए भाई कि निम्न में से सबसे पहले भारतीय रियासत कौन सी थी? वो प्रथम भारतीय रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो यहाँ पे आप बताइए हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध, क्या उत्तर होगा इसमें। सो मेरे दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा हैदराबाद। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। सबसे पहले हैदराबाद के एक नवाब थे जिनका नाम था निजाम अली। क्या नाम था भाई, नाम याद रखना, निजाम अली। इन्होंने 1798 के अंदर अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि करी थी। दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद रही ऐसी सहायक संधि करने वाली अंग्रेजों के साथ में भारत की पहली रियासत। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने। मंगल पांडे एक सिपाही था 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, या फिर 25 नंबर की जो नेटिव इन्फेंट्री थी इसका, या फिर 34 या फिर 29। तो क्या होगा इसमें सही आंसर। सो मेरे गाइज यहाँ पे आंसर होगा आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 की जो क्रांति थी, जो संग्राम था 1857 का, इसके दौरान बैरकपुर छावनी का नाम याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। बैरकपुर छावनी, यहाँ पे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडर ऑफिसर जॉन बेनेट हियर से थे। इनका ध्यान रखना आप, कौन थे, इसके कमांडिंग ऑफिसर जॉन बेनेट हियर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। मुझे आप बता दीजिए, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का चयन करना है आपको। एक बार आप कथन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिख ही जाएंगे, वैसे दिख ही रहे हैं। पहला कथन यहाँ पे क्या है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 31 तिलियां थी। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। अब यहाँ पे सही कथन का आपको चयन करना है दोस्तों, तो आप सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए, आप में से कई सारे दोस्त ढूंढ रहे हैं एक ऑप्शन को, 1 2 3 तीनों सही हैं। हाँ बिल्कुल भी गलत बात है, तीनों यहाँ पे सही नहीं होंगे। इवन यहाँ पे 2 भी सही नहीं है दोस्तों, केवल और केवल एक ही सही है यहाँ पे, और वो भी कौन सा, पहला। क्योंकि भारत की जो संविधान सभा थी ना दोस्तों, उसने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। मैं आपको बता दूं, इस टाइम में जो चतुर्थ अधिवेशन हुआ था ना, उसमें ये किया गया था, और इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात था ना, वो था 3:2। कितना था, 3:2 था। तिलियां 21 नहीं थी, 24 थी। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सही करेंगे। बाकी हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के ऊपर। तो मुझे आप बता दीजिए, भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक किसकी देन है। बताइए, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका या जापान। हु इज द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर हमारा राइट आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ब्रिटेन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति का क्षमादान और संवैधानिक उपचार की स्थिति को भी ग्रहण किया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बताइए वो कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 74, 61, 54 या तो फिर 32। अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सो गाइज यहाँ पे 15 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आर्टिकल 32। देखो इस अधिकार को है ना, एक व्यक्ति थे गार्ड जिनका नाम था, इन्होंने जनतंत्र का पहरेदार भी कहा है, जनतंत्र का पहरेदार। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ समिति है, एक तरफ इनके अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है। फिर मैं आपको 4 ऑप्शन दिखा दूंगा नीचे, अभी आप देख सकते हैं वैसे। चलो देखो, यहाँ पे ए ऑप्शन में है कार्य संचालन समिति, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति या परामर्श समिति, है ना। ये 4 समितियां हैं। इनके अध्यक्ष कौन कौन रहे थे, यहाँ पे आपको देखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये ध्यान रखना, इसको याद कर लेना यहीं के यहीं, फिर बाद में मत कहना सर आपने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो यहीं पे याद करना है इसको। चलो देखते हैं। तो
मैं आपको बता दूं, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी रहे थे, बिल्कुल सही बात है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे थे, ये भी सही बात है। इसके अलावा संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि हमारे ऑप्शंस जो सामने हैं पूरे के पूरे अध्यक्ष इन समितियों के वही हैं, इसमें कोई चेंजेज आपको करना नहीं है। देखो, अक्टूबर 1947 की बात है। इस टाइम को है ना, संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, लेकिन इस प्रारूप की जांच के लिए संविधान सभा ने है ना 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, यानी कि जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, मसौदा समिति बोलते हैं, उसका गठन किया था। और इस समिति के जो सदस्य थे ना, उनके अंदर मैंने आपको बताया प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हो गए थे। इसके अलावा BL मित्तर, गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना, DP खेतान, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, ऐसे करके थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर के प्रश्न में आप मुझे उत्तर बता दीजिए। बाल अपराधी की विशेषता नहीं है, बताइए। बाल अपराधी की विशेषता नहीं है जो कानून का उल्लंघन करे, जो नियमित अध्ययन करता हो, जो अनैतिक व्यक्तियों के साथ रहता हो, जो नियमित रूप से स्कूल से भागता हो। तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर आएगा जो नियमित अध्ययन करता हो। अपराधी की बात कर रहा है, अपराधी ना होता तो ये विशेषता हो सकती थी, बट यहाँ पे अपराधी की विशेषता ये नहीं हो सकती। नियमित अध्ययन करने वाला तो अपराधी होता ही नहीं है। बाकी तो सारा सही है ना, उल्टे काम करने वाले ऑप्शन हो रहे हैं इसमें। चलो 18 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं अब हम। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, बताइए। संसदीय समिति, लोकसभा समिति, निर्वाचन आयोग या तो फिर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। देखिए गाइज, हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल है 71 नंबर का। इसके तहत क्या है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव संबंधी जो विवाद है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है और उसका अंतिम डिसीजन भी सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अब आप। राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व कौन करता, या फिर राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? Who preside over the sitting of राज्यसभा? देखिए, इस प्रश्न में हमारा जो आंसर होगा ना, उपराष्ट्रपति होगा, बी ऑप्शन, वॉइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अपना शपथ और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही दिया जाता है, जो राज्यसभा का सभापति होता है। आर्टिकल 99 के तहत ये देते हैं त्यागपत्र राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति को। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या तो फिर प्रधानमंत्री। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर? तो गाइज यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, भारत के संविधान के आर्टिकल 74 के अंदर या फिर इसके अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, है ना। और राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, बताओ। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, हु हैज द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? बढ़िया। देखो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय, डी ऑप्शन। देखो, संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय या फिर जो उच्च न्यायालय है ना, इसमें अपील की जा सकती है, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की जा सकती है। ठीक है, सॉरी, जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, उनके अंदर अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, और करते भी हैं बहुत सारे लोग। जैसे अभी आपने सिद्धू का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, नवजोत सिंह सिद्धू का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा
या फिर राष्ट्रपति? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होने वाला है? देखिए, राज्यों के गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। भाई जैसे केंद्र के अंदर राष्ट्रपति जो काम करता है ना, राज्य के अंदर राज्यपाल वो काम करता है। सिंपल, राज्यपाल बनने के लिए 35 साल उम्र चाहिए होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 ईयर एज चाहिए होती है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए बाप, पछवा हवाएं, पछवा पवने वे पवने हैं जो बहती हैं। बताइए किधर से किधर बहती हैं पछवा पवने? ध्रुवीय क्षेत्रों से ऊपर, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दशाओं में, भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य। तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य। ठीक है, देखो पछवा पवनों की बात करें तो 30 से 35 या फिर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों के अंदर, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में जो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है ना, उससे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर ये प्रभावित होती हैं। चलो 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उद्गम की अधिकतम संभावना बताइए कहाँ होती है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या उष्ण कटिबंधीय अभिसरण मेखला या अभिसरण क्षेत्र पर? तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उद्गम की जो अधिकतम संभावना होती है ना, वो होती है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण मेखला के अंदर। हमारा होगा इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत को क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए दोस्तों ये तीनों ही इफेक्ट करती हैं ओजोन परत को, ओजोन लेयर को। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आई थिंक आप सभी इसका सही उत्तर भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। 26 नंबर का क्वेश्चन अब हम देखेंगे यहाँ पे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? बताइए। जेनेवा, रोम, सिडनी या तो फिर टोक्यो के अंदर? बताइए कहाँ पे है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट? बढ़िया बढ़िया दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर हमारा सही उत्तर होगा जेनेवा। पहला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर। ठीक है, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है, बुर्जिल्ला दर्रा कहाँ पे स्थित है? बताइए। बुर्जिल्ला पास लोकेटेड उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या तो फिर गुजरात? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मध्य एशिया भी बोल सकते हो वैसे। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मरुद्भिद किस दशा में पनपते हैं? उष्ण और शुष्क दशा में, शीत और आर्द्र दशा में, उष्ण और आर्द्र दशा में या शीत और शुष्क दशा में? क्या आंसर होगा इसका? मरुद्भिद पादप। देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है ना दोस्तों, ये देहरादून के अंदर स्थित है। देहरादून याद रखिएगा। इसकी स्थापना करी गई थी 1981 के अंदर। मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारा आंसर होगा उष्ण और शुष्क दशा के अंदर मरुद्भिद पनपते हैं। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का, महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य में है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या तो फिर श्रीलंका? क्या आंसर होगा गाइज? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा नेपाल। क्या आंसर होगा हमारा राइट यहाँ पे? नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। ये संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 के अंदर हुई थी। ठीक है, चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, निम्न में से किसे सफेद सोना कहा जाता है? बताइए। कपास, केला, चीनी या तो फिर गन्ना? बता दीजिए मुझे आप, किसको सफेद सोना कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। कपास में देखिए बैक्टीरिया जनित रोग, जीवाणु
जिनको आप अंगमारी भी बोल सकते हो, ब्लैक आर्म भी बोल सकते हो, ब्लैक आर्म रोग, फफूंदी जनित रोग, उकटा रोग, ये सब होते हैं इसके अंदर। तो रोगों के बारे में पूछ सकता है आपको। कपास के अंदर जो बैक्टीरिया जनित जीवाणु होते हैं, अंगमारी, ब्लैक आर्म रोग, फफूंदी जनित रोग, उकटा रोग, उकटा, ये ज़्यादा होता है। चलो 31 नंबर का प्रश्न देखिए, किस झील का निर्माण बांडी नदी पर बांध बना करके करवाया गया था? फोई सागर, जयसमंद झील, पुष्कर झील या पिछोला झील? क्या होगा इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर? देखिए गाइज, यहाँ पे राइट आंसर होगा फोई सागर झील, पहला ऑप्शन। फोई सागर झील का निर्माण इंजीनियर फोई के निर्देशन में हुआ था। अकाल राहत कार्यों से निपटने के लिए बांडी नदी के ऊपर बांध बना करके इसका निर्माण करवाया गया था। और आपको बता दूं, इसमें अधिक जल भरने पर इसका जो पानी है ना, वो चला जाता है आना सागर के अंदर। ठीक है, आना सागर, ये दोनों ही अजमेर के अंदर है। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तख्त सागर नामक जल का या जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ। तख्त सागर जलाशय जोधपुर, जयपुर, जालोर या तो फिर झुंझुनू? तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा जोधपुर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर इस प्रश्न में राइट आंसर होगा। देखिए, एक है जसवंत सागर, सॉरी जसवंत सागर। जसवंत सागर भी जोधपुर में स्थित है, पिचियाक नदी के ऊपर बना हुआ है। 2007 के अंदर तेज बारिश जो आई थी ना, उसकी वजह से ये टूट भी गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। भाग्यम तेल कुआं किस जिले में स्थित है? बता दीजिए। जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, कोटा? देखो, इसको आप एक बढ़िया तरीके से कर भी सकते हो। आपको पता है जयपुर में तेल नहीं निकलता है, कोटा में भी नहीं निकलता है, पश्चिमी राजस्थान में निकलता है, तो जोधपुर में भी ज़्यादा तेल वेल नहीं मिले हैं। हालांकि यहाँ पे हमारा आंसर क्या बचा? बाड़मेर। 3 को गलत करके हमने सही कर दिया दूसरा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, विजया जो कुआं है ना तेल का, ये भी दोस्तों बाड़मेर जिले के अंदर ही है। भाग्यम और विजया दोनों ही बाड़मेर जिले में है। ठीक, 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब देखिए, टाइम कम है आपकी एग्जाम के अंदर, तो आप तैयारी में जुट जाओ। बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर? तो यहाँ पर है ना, आंसर आएगा बीकानेर, पहला ऑप्शन। बरसिंहसर ताप परियोजना बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4, 5, 2 और 3? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के जो वन हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? देखिए, एक तो होते हैं दोस्तों प्रोटेक्टेड वन, एक होते हैं, पहले मैं बता दूं आपको, ऊपर ही ऊपर वाला रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि जो सुरक्षित आरक्षित जो वन होते हैं ना, वो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएंगी, मतलब जिनके ऊपर सरकार पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। ठीक है, जिनके सरकारी नियंत्रण फुल होता है। दूसरा आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इनमें ना लकड़ी काटना, पशु चारण, ये सीमित मात्रा में सुविधा है इसकी, मतलब फुल तो छुट्टी नहीं है, लेकिन कुछ लिमिट्स में रह करके आप पशु चारण कर सकते हो, लकड़ी काट सकते हो, सूखे हुए वृक्ष जो होते हैं ना, सूख करके जो गिर जाते हैं, उनको आप काट सकते हो। बारिश में आप थोड़ा बहुत पशु चारण करवा सकते हो। ठीक है, इनको संरक्षित रखने का भी प्रयत्न किया जा रहा है, वैसे इनकी तरह बनाए जाने का काम हो रहा है इनको भी। ठीक है, और 3rd नंबर पर आता है अनक्लासिफाइड, यानी कि जो अवर्गीकृत वन होते हैं ना, वो वाले अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, तो इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है सरकार का, आप चाहे जो करें, कोई मतलब नहीं है। तो 3 कैटेगरी हो गई है ना, एक तो आरक्षित वन हो गया, एक आपका सुरक्षित वन हो गया, और एक आपका अवर्गीकृत वन हो गया। चलिए देखते हैं 36 में बता दीजिए आप मेरे को, किस शासक ने रोहिंसकूप नगर में महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था? क्या उत्तर होगा इसमें, बता दीजिए। नागभट्ट द्वितीय, रजिल,
नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा रजिल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जालोर के गुज्जर प्रतिहार का उद्भव मंडोर से ही माना जाता है, मंडोर शाखा से। इस शाखा को जो संस्थापक है इस शाखा का वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। मंडोर की शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है भाई? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। हरिश्चंद्र को ब्राह्मण कहा गया है, जबकि नागभट्ट प्रथम को क्षत्रिय कहा गया है, क्षत्रिय। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक और इसका जो दरबार था ना उसको नागावलोक का दरबार भी कहा जाता है। इसने भीनमाल के अंदर जो चावंड थे ना उनको जीता था और अपनी राजधानी भी चावंड को इसने बनाया था। नागभट्ट ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को भी बनाया था। उज्जैन मतलब जिसको अवंती बोला जाता था ना पहले, आजकल उज्जैन, ठीक है ना, उसको। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा बताइए। 37 नंबर का क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बता दीजिए। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था ना 1191, 1192, 1178, 1190, कब हुआ था? तराइन के 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था दोस्तों 1191 और दूसरा जो हुआ था ना तराइन का वो हुआ था 1192 के अंदर, ठीक है। 1192 और 1191 पहला हुआ था। देखिए 1190 की बात है। 1190 में मोहम्मद गोरी ने बठिंडा के ऊपर कब्जा किया था और वहाँ के किले के जो काजी थे ना, काजी का नाम था जियादुद्दीन, उसको दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान बठिंडा पर अपना अधिकार जताता था कि ये मेरा है, इसलिए पृथ्वीराज अपने जो सामंत थे, इनके एक सामंत थे गोविंदराज, दिल्ली का गवर्नर था ये गोविंदराज उस टाइम में। गोविंदराज सामंत था ये, ठीक है, किसका? पृथ्वीराज का। और इसका एक सेनापति था, सेनापति का नाम था पृथ्वीराज के का खांडेराव, खांडेराव इसका नाम था सेनापति का। इनके साथ में गोरी को खदेड़ने के लिए सरहिंद की ओर कूच किया, मतलब लड़ाई के लिए चला गया। और तब हरियाणा के अंदर जो करनाल जिला है ना उसके तराइन के मैदान के अंदर 1191 के अंदर गोरी और पृथ्वीराज के मध्य में युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की अपमानजनक पराजय होती है। फिर दूसरे युद्ध में भी अपमानजनक पराजय ही होती, लेकिन कारण था कि पृथ्वीराज के साथ में धोखा हुआ था, इस वजह से पृथ्वीराज को पता नहीं था और सब कुछ हार वार का कारण बना था। फिर चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा पहला 1191। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। उदयपुर के जावर में चांदी की खान किस शासक के काल में निकली थी? बताइए। क्या मतलब, आपका तो फेवरेट क्वेश्चन आ गया भाई। हाँ बढ़िया। हम महाराणा हमीर, महाराणा लक्ष्य सिंह लाखा, महाराणा क्षेत्र सिंह और महाराणा कुंभा। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा महाराणा लक्ष्य सिंह, बी ऑप्शन हो जाएगा। महाराणा लक्ष्य सिंह को लाखा भी आप बोल सकते हो। हमीर का पुत्र था ये, पोता, क्षेत्र सिंह का पुत्र था। क्षेत्र सिंह तो इसका पिता था राणा लाखा का, ठीक है, जो 1382 के अंदर चित्तौड़ का शासक बना था। लाखा के शासनकाल के अंदर एक चित्तरमल, मतलब जिसको पिच्छू नाम मिलता है ना, पिच्छू, ठीक है, इस बंजारे ने बैल की स्मृति के अंदर पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। 39 देखिए अब आप, क्या आंसर होगा बताओ। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह या सवाई माधो सिंह द्वितीय? क्या उत्तर होगा इसमें? देखो ये जो बंदा था ना ये संस्कृत का ज्ञानी था, फारसी भी आती थी, फारसी का भी विद्वान था। इनके साथ साथ में ये गणित भी जानता था और ज्योतिष भी ये जानता था, ठीक है। ज्योतिष का भी एक असाधारण विद्वान था। सवाई जयसिंह ने 1775 के अंदर नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण भी किया था। उस टाइम के मुगल सम्राट के नाम के ऊपर जीज मोहम्मद शाही उसका नाम रखा था और इसको 1733 के अंदर इसने मतलब सबके सामने पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था। ज्योतिष कारिका ग्रंथ की भी रचना करी थी इसने, जयसिंह कारिका, ज्योतिष के ऊपर जो बेस्ड है ना जयसिंह कारिका ग्रंथ, उसकी रचना भी इसी ने करी थी, जयसिंह ने। चलो 40 नंबर का क्वेश्चन देखे। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? बताओ। नैनूराम बिजोलिया, बेंगू, बूंदी या तो फिर जोधपुर किसान आंदोलन? क्या उत्तर होगा इसमें?
नैनूराम। देखिए, न से नैनू छोटे से हैं, बूंदी भी छोटी सी है। तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी के कहने के ऊपर पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बता दीजिए। बाला किला जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा अलवर, बी ऑप्शन। ठीक है, बाला किला ये बड़ा किला के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा किला अलवर का किला है और इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, बावनगढ़ का लाडला। बावनगढ़ का लाडला किला किसे कहा जाता है भाई? इसी किले को कहा जाता है बाला किले को। इसका निर्माण कोकिल देव का पुत्र था, एक कोकिल देव का पुत्र था अलगुराय, इसने करवाया था। और हसन खां मेवाती ने इसका वापस से पुनर्निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का। निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है, बताइए। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओशिया का सूर्य मंदिर, गोठ मंगलोद का दधी माता का मंदिर, या फिर चार चौमा का शिव मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर आएगा चार चौमा का शिव मंदिर, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। देखो किराड़ू के जो मंदिर है ना, उनको रणछोड़ जी का मंदिर, भूरिया बाबा का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है, बताओ। इस दिन ईसा ने उपदेश दिए थे, ईसा ने संसार से विदा ली थी, ईसा नजरत में गए थे, या इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल के मध्य जो पूर्णिमा आती है ना, उससे ठीक अगले रविवार को ईसाई धर्म में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाने के बाद में ईसा मसीह पुनर्जीवित होकर के धरती पर आए थे। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अपना 44 नंबर का। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था, बता दीजिए। निहाल चंद नाथद्वारा शैली का चित्रकार था, किशनगढ़ शैली का चित्रकार था, बूंदी का था, या तो फिर मारवाड़ का था। तो दोस्तों निहाल चंद जो था ना, ये किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। निहाल चंद वाज है पेंटर ऑफ किशनगढ़ स्टाइल। चलिए 45 नंबर का प्रश्न देखिए। क्रांतिकारी रचना चितामणीराव चुंगटिया के रचयिता बता दो भाई, कौन है? फटाफट से उत्तर कर दो, क्या आंसर होगा इसमें? श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, रामगोपाल सिंह, केसरी सिंह बाराहट। देखो अब यहाँ पे हमारा उत्तर होगा केसरी सिंह बाराहट, डी ऑप्शन। केसरी सिंह बाराहट के द्वारा चितामणीराव चुंगटिया मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, इनके लिए लिखा था इन्होंने 1903 में 1903 के अंदर। अब यहाँ पर देखिए किशनगढ़ की बात कर रहे थे। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार है? किशनगढ़। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम काल अगर आपसे पूछ लिया जाए, स्वर्ण काल सावंत सिंह का है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नागरी दास जिसको बोला जाता है, नागरी दास का शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम काल था। इसने अपनी प्रेमिका जिसका नाम था रसिक प्रिया, बणी ठणी जिसको आप बोल सकते हो, एक ही बात है, रसिक प्रिया बोल दो, बणी ठणी बोल दो। इसका चित्र किसके द्वारा? मोरध्वज, मोरध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार से बनवाया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला देखते हैं 46 देखिए। सामाजिक विज्ञान में शामिल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बताइए क्या आंसर होगा। सामाजिक विज्ञान में किसे शामिल करते हैं? इतिहास, वाणिज्य, नागरिक शास्त्र, मानव शास्त्र, या फिर उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पर है ना,
अपना राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतिहास, वाणिज्य, नागरिक शास्त्र और मानव शास्त्र इन सभी को शामिल किया जाता है। बहुत अच्छे प्रश्न है ये, इनको देखिए आप। आगे चलते हैं। बताइए, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराते समय निम्न में से किस सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए? रुचि, प्रेरणा, नियम या उपरोक्त सभी? बता दो मुझे, क्या उत्तर होगा इसमें? बढ़िया। देखो, सामाजिक अध्ययन का अगर आपको शिक्षण कराना है तो उस समय आपको जो सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए ना, वो रुचि का भी होना चाहिए, प्रेरणा का भी होना चाहिए और नियम के अनुसार भी चलना चाहिए। तो इसमें है ना डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, आराम से सब लोग सही कर सकते थे। फ्लेंडर्स कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया वर्ग पद्धति कैसी प्रविधि नहीं है? बताइए। निरीक्षण, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ या वैज्ञानिक? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? आत्मनिष्ठ। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 49 देखिए अब आप। विभ्रांति का कक्षा कक्ष प्रक्रिया से क्या मतलब नहीं है? सभी का एक साथ चुप होना, कुछ क्षण के लिए मौन होना, सभी का एक साथ बोलना जो निर्णय लेने में सहायक न हो, और भ्रमदाय स्थिति में अधिगम प्रक्रिया का होना। तो क्या उत्तर होगा इसमें? गाइस यहाँ पर हमारा आंसर होगा भ्रमदाय स्थिति में अधिगम प्रक्रिया का होना। अधिगम की जो प्रक्रिया है उसका होना। ये नहीं है मतलब, बाकी तो सभी है। सभी का एक साथ चुप होना, कुछ क्षण के लिए मौन होना, सभी का एक साथ बोलना जो निर्णय लेने में सहायक न हो। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर बताना मुझे आप। निम्न में से कौन सा शिक्षक व्यवहार के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? बताइए। व्यवहार के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। प्रत्यक्ष व्यवहार, संक्रिया व्यवहार, शाब्दिक व्यवहार या परोक्ष व्यवहार? यहाँ पर दोस्तों अपना आंसर आएगा संक्रिया व्यवहार, बी ऑप्शन। 51 देखिए। पूछताछ विधि के बारे में पूछ रहा है। अत्यधिक छात्र केंद्रित है, अत्यधिक शिक्षक केंद्रित है या दोनों या फिर इसमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा अत्यधिक छात्र केंद्रित भी है, अत्यधिक शिक्षक केंद्रित भी है। इस विधि के द्वारा शिक्षक को ये विश्वास होता है कि ज्ञान स्थायी है और सामाजिक रचना वाला भी है। ठीक है, चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन मेरे को आप बता दीजिए। मीरियम वेबस्टर ऑनलाइन शब्दकोश के अनुसार अनुभवजन्य का मतलब क्या होता है? ये प्रश्न शायद आप नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही हैं, वैसे सॉरी तीनों ही सही हैं, चौथा ऑप्शन सही होगा इसमें। जो अनुभव या अवलोकनों से प्राप्त हो अथवा उस पर आधारित हो। दूसरा ऑप्शन है जो अनुभव व अवलोकनों द्वारा सत्यापित किया जा सके अथवा गलत साबित किया जा सके। इसको याद करना है आपको। प्रणाली व सिद्धांतों को ध्यान में रखे बिना किसी जिस पर अनुभवों व अवलोकनों के आधार पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, मीरियम वेबस्टर ऑनलाइन शब्दकोश का मतलब। आगे चलते हैं। चलो बताइए, हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तकें निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है? बताइए। सूक्ष्म अध्ययन, स्थूल अध्ययन। सूक्ष्म है यहाँ पे स्थूल है। स्वाध्याय की योग्यता विकसित करने में या फिर स्थितियों को विकसित करने में? तो यहाँ पर आंसर आएगा दोस्तों स्थूल अध्ययन, बी ऑप्शन। ठीक है, 54 देखिए। निम्न में से कौन सी परंपरागत सामग्री है? बता दो। परंपरागत सामग्री कौन सी है? श्यामपट्ट, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, रेखा चित्र? परंपरागत, परंपराओं से चली आ रही है, चलती रहेगी, चलती है। श्यामपट्ट ही होगा ना, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, श्यामपट्ट। इसके अलावा परंपरागत जैसे पुस्तकें हो गई है ना, पत्र पत्रिकाएं हो गई हैं, ये सभी क्या है? परंपरागत ही तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईसीटी से क्या मतलब समझते हो आप? बताइए। आईसीटी से क्या मतलब है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर कनेक्टेड और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इंटरनेशनल है, ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। और इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे दोस्तों आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, सी का मतलब कम्युनिकेशन और टी का मतलब टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारा आईसीटी का मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? बताइए। वो कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या बीकानेर? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे नहीं है ना, बाकी बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, इसके अलावा एक और जिला है जो गंगानगर है। ये चार ही तो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित हैं। ये 228 किलोमीटर की सीमा लगाता है।
210 किलोमीटर की सीमा लगाता है, और बाड़मेर लगाता है 228 किलोमीटर की सीमा, जैसलमेर 464, बीकानेर 168। सबसे कम बीकानेर लगाता है, सबसे ज़्यादा जैसलमेर लगाता है। ठीक है, चलिए 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है, रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ था। 57 नंबर का प्रश्न देखिए, चंबल नदी अंततः समाहित नहीं हो जाती है गंगा में, यमुना में, लूनी में, बनास में। चंबल नदी, बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? गंगा, यमुना, लूनी, बनास। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा बी ऑप्शन, यमुना के अंदर इटावा के पास में यूपी के अंदर ये मिल जाती है चंबल नदी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 58 नंबर का प्रश्न देखिए, बाबा का भांकड़ा, प्यारी आदि का संबंध बताइए किससे है? राजसमंद झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील और जयसमंद झील। यहाँ पे बहुत सारे टापू बने हुए हैं छोटे छोटे, उनमें सबसे बड़ा टापू है ना वो तो बाबा का भांकड़ा कहलाता है ना, और सबसे छोटा जो टापू है ना दोस्तों वो कहलाता है प्यारी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जयसमंद, उदयपुर, झीलों की नगरी। ठीक है, तो इसमें 58 में हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? बताओ, लूनी की सहायक नहीं है जवाई, जोजरी, सुकड़ी या पार्वती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? देखो लूनी की जो सहायक नदियां हैं ना उनके लास्ट में ई जरूर आएगा, बट यहाँ पे देखिए जवाई भी है, जोजरी भी है, पार्वती भी है। सॉरी, ये पार्वती जो है ना ये चंबल की है, बाकी सुकड़ी भी है इसकी। ठीक है, पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है, और पार्वती नदी को पारा नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये नदी विंध्याचल की जो पश्चिमी श्रेणियाँ हैं वहाँ से निकल करके ग्वालियर के अंदर से बहते हुए सिंध यानी कि जो काली सिंध नदी है ना उसमें मिल जाती है वैसे, और फिर जाकर के ये चंबल की सहायक नदी बनती है। आगे चलते हैं हम। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? बाल विवाह कौन से अवसर पर होते हैं बताइए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर? दशहरा, वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, कार्तिक पूर्णिमा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? अक्षय तृतीया, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह अक्षय तृतीया पर ज़्यादा होते हैं, अबूझ सावे माने जाते हैं, बहुत सारे विवाह होते हैं इस दिन। तो आप सभी एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सभी क्लासेज के लिंक वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं आपकी क्लास शुरू होने से पहले ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़ आप। और अगर आपको पसंद आता है हमारा स्टडी मटेरियल तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, थैंक यू।